बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन क्या होती है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि जो नॉर्मल जीन का एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, यानी जो सेंट्रल डॉग्मा ऑफ जीन एक्सप्रेशन जिसको कहा जाता है वो कैसे वर्क करता है। जीन एक्सप्रेशन कहा जाता है कि जो जीन में जो कि डीएनए का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड का एक पर्टिकुलर सेट होता है जो कि हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट बनाता है या प्रोटीन बनाता है या कोई भी ट्रेड हमारे पास कोड करता है, तो उसको बनाने के लिए कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास जीन में होती है। जीन की वो इन्फॉर्मेशन फंक्शनल प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ होती है। इस प्रोसेस को हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। जो जीन है वो कोई भी पर्टिकुलर ट्रेट या प्रोटीन बनाती है और ये प्रोसेस जो है वो 2 स्टेप्स के अंदर होता है, यानी डीएनए मेक्स मैसेंजर आरएनए या आरएनए एंड आरएनए मेक्स प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड। तो ये एक डायरेक्शनल रिलेशनशिप होता है बिटवीन डीएनए आरएनए एंड देन आरएनए टू पॉलीपेप्टाइड। इस चीज़ को हम सेंट्रल डॉग्मा ऑफ जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। ये हमारे पास बेसिकली जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसका फ्लो होता है विद इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम। इस चीज़ को सबसे पहले फ्रांसिस क्रिक ने 1957 के अंदर स्टेट किया था। उनके अकॉर्डिंग जो सेंट्रल डॉग्मा ऑफ जीन एक्सप्रेशन था वो ऐसे था कि जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोटीन में पास होती है और फिर प्रोटीन के बाद वो दोबारा इसमें से नहीं ली जा सकती। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन है वो फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड टू न्यूक्लिक एसिड है, यानी कि डीएनए टू आरएनए है और फिर आरएनए से प्रोटीन में है। ये तो पॉसिबल है, लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोटीन टू प्रोटीन या फिर प्रोटीन से वापस न्यूक्लिक एसिड के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में हम देखते हैं जिसमें हमने सबसे पहले एक नॉर्मल जीन का सीक्वेंस लिखा है। ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है या सीक्वेंस है और हमें पता है कि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड होता है और एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड होता है। जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड होता है उसे एंटीसेंस स्ट्रैंड कहा जाता है और वही स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट एक्ट करता है फॉर द मैसेंजर आरएनए, यानी कि उससे मैसेंजर आरएनए बनता है। अब मैसेंजर आरएनए का जो इन्फॉर्मेशन है वो सेट्स की फॉर्म में होती है और उन सेट्स को कोडोन कहा जाता है। उन कोडोन के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड्स प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। अब हमारे पास अगर किसी भी किस्म का कोई भी चेंज आता है, वो डीएनए में आता है या आरएनए में आता है या प्रोटीन के अंदर आता है, तो हम उसे म्यूटेशन का नाम देते हैं। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो मेनली हम डीएनए की म्यूटेशंस को डिस्कस करेंगे, जो कि अल्टीमेटली आगे आरएनए के सीक्वेंस को भी इफ़ेक्ट करता है और देन प्रोटीन स्ट्रक्चर को भी इफ़ेक्ट करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जो म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो म्यूटेशन कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड के जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, यानी कि जो उसमें बेस पेयर्स होते हैं, बेसिस का जो सीक्वेंस होता है उसमें किसी भी किस्म का चेंज म्यूटेशन कहलाता है। अब ये जो चेंज होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसके लिए ये कहा जाता है कि जो म्यूटेशंस होती हैं, यानी ये जो चेंज आता है न्यूक्लिक एसिड में, ये न्यूट्रल भी होता है, बेनिफिशियल भी होता है और हार्मफुल भी होता है। ये बेनिफिशियल इस तरह से होता है कि जब हम जीन फ्रीक्वेंसी को पढ़ते हैं, ठीक है, एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो म्यूटेशन है इट इज़ अ सोर्स ऑफ अल्टीमेट चेंजेस। जितनी भी चेंजेस हो रही हैं उन सब का जो अल्टीमेट सोर्स होता है वो हमारे पास म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन का वर्ड लैटिन लैंग्वेज से निकला है, म्यूटेर से, जिसके मतलब है टू चेंज। सबसे पहले ये वर्ड जिन्होंने यूज़ किया था उनका नाम था ह्यूगो डी वेरिस इन 1980।
ये एक डच बॉटनिस्ट थे और अर्लीस्ट जितने भी जेनेटिसिस्ट थे उनमें से एक थे, जिनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ जीन है या फिर जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हैं उनको डिस्कवर करने में इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और जो म्यूटेशन की टर्म है वो भी सबसे पहले इन्होंने ही डिस्कवर की थी। जो म्यूटेशंस होती हैं उनकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करते हैं वो ये हैं कि म्यूटेशंस आर रैंडम, म्यूटेशंस आर सेक्टोरियल, म्यूटेशंस आर रिकरेंट। सबसे पहले हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि म्यूटेशन रैंडम कैसे होती है। म्यूटेशन जो जीनोम है या जितना भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर, उसमें किसी भी जगह पे म्यूटेशन हो सकती है। लेकिन अब जब स्टडीज़ एडवांस होती जा रही हैं तो कुछ ऐसी डिस्कवरीज़ हुई हैं जो कि इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा चैलेंज करती हैं, जिसमें एक चीज़ जो इंट्रोड्यूस हुई है वो है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट जीनोम के ऐसे रीजन्स को कहा जाता है जो हाईली म्यूटेबल होते हैं, यानी कि उनमें ये उनकी ये प्रॉपर्टी है कि वो बहुत जल्दी म्यूटेट हो सकते हैं। जैसे कि स्टडीज़ ये कहती हैं कि हम अगर किसी भी जो जीन है उसका अपस्ट्रीम रीजन देखें, उसके प्रोमोटर के साथ CpG आइलैंड जो है वो सीक्वेंस होता है जो तकरीबन 100 to 200 और 300 तक भी जाता है। ये सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में म्यूटेशन होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो इसका जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो थोड़ा चैलेंजेबल है। सेकंड ये कि ये सेक्टोरियल होते हैं, एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ DNA के अंदर होते हैं। इसके अलावा ये रिकरेंट होते हैं, मतलब ये किसी भी स्पेसिफिक लोकाई में किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हो सकते हैं और ये भी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो दूसरे और तीसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर भी उसी स्पॉट में वही म्यूटेशन देखी जाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि म्यूटेशंस रैंडम और नॉन रैंडम हो सकते हैं, सेक्टोरियल होते हैं और रिकरेंट होते हैं। इसके साथ जो टर्म्स रिलेट की जाती हैं वो सबसे पहली जो टर्म है वो है म्यूटॉन। म्यूटॉन कहा जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जीन दैट इज़ कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग म्यूटेशन, यानी कि जीन सीक्वेंस का वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके अंदर म्यूटेशन होती है, जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं या बेसिस कहा जाता है। दूसरा हमारे पास है म्यूटेंट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी फिनोटाइप म्यूटेंट होती है, यानी उनकी जीन के अंदर म्यूटेशन हुई और वो जो म्यूटेशन है वो एक फ़िज़िकल ट्रेट के सामने के तौर पे हमारे सामने होती है। थर्ड टर्म है म्यूटेजन। म्यूटेजन ऐसे फिजिकल और केमिकल एजेंट्स को कहा जाता है जो कि म्यूटेशन को इंड्यूस करवाते हैं, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट केमिकल्स हो सकते हैं या फिर हमारे पास रेडिएशंस होती हैं। हॉटस्पॉट उन रीजन्स को कहा जाता है जीन के अंदर जो हाईली म्यूटेबल होते हैं, यानी कि उनके अंदर म्यूटेशन होने के चांसेस दूसरे रीजन्स के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। सबसे पहली टाइप जो हम जीन म्यूटेशन की डिस्कस करेंगे वो है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन ऐसी जेनेटिक म्यूटेशन होती है जिसमें सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस चेंज हो जाता है, या तो ये बेस इंसर्ट होता है सीक्वेंस के अंदर या फिर ये उसमें से डिलीट हो जाता है, जिसका अल्टीमेट इफ़ेक्ट उसके जीन जो भी प्रोडक्ट बना रही होती है, यानी जो भी प्रोटीन बना रही होती है, उसके ऊपर पड़ता है। जो जीन म्यूटेशन है वो यूजुअली DNA रेप्लिकेशन के दौरान होता है, जब DNA रेप्लिकेट कर रहा होता है, यानी उसके एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो रही होती है, उसके नतीजे में पॉइंट म्यूटेशन हमारे पास सामने आती है। तो हम अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कैसे जो है वो एडिशन और डिलीशन अपना रोल प्ले करती हैं इन कि किसी भी जो बेस पेयर है या कोई भी न्यूक्लियोटाइड है उसकी एडिशन और डिलीशन से DNA के सीक्वेंस पे कैसे इफ़ेक्ट होता है। हम एग्जांपल के थ्रू इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास इंसर्शन। इंसर्शन म्यूटेशन ऐसी म्यूटेशन होती है जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा बेस या न्यूक्लियोटाइड जो है वो DNA सीक्वेंस में ऐड अप हो जाता है। इससे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाती है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ये चीज़ होती है कि हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होने से जो हम कोडोन है उसका सीक्वेंस चेंज हो जाता है हमारे पास, यानी कि जो हमारे पास जीन एक्सप्रेशन होता है उसकी नेचर ट्रिपलेट नेचर है कोडोन की वजह से, और ये जो इंसर्शन होता है ये रीडिंग फ्रेम को यानी कि ग्रुपिंग ऑफ कोडोन को चेंज कर देता है इस ओरिजिनल के मुकाबले में। जैसे अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो हमारे पास जो नॉर्मल जीन है
उसका सीक्वेंस हमारे पास इस तरह से है, ठीक है। अब एडिशन म्यूटेशन होने की वजह से जैसे इस सीक्वेंस में हमारे पास यहाँ पे जो जी है वो ऐड अप हुआ है। जी ऐड होने की वजह से हमारे पास जो कोडोन है उसकी ग्रुपिंग चेंज हो गई है। जैसे जी जी टी की वजह से हमारे पास जो कोडोन सीक्वेंस था वो था सी सी ए, सी टी सी की वजह से जी ए जी, सी टी सी जी ए जी। अब एडिशन जब हमारे पास यहाँ पे हुई है फर्स्ट कोडोन के बाद, तो हमारे पास जो सी टी सी सीक्वेंस था अब वो जी सी टी सीक्वेंस हो गया है। इसके नतीजे में हमारे पास सबसे पहले कोडोन चेंज हुआ। कोडोन के नतीजे में हमारे पास अब अमाइनो एसिड चेंज हो गया, यानी नॉर्मल जीन में जो अमाइनो एसिड्स थे वो पहला अमाइनो एसिड था प्रोलीन, दूसरा था ग्लूटामीन, तीसरा था ग्लूटामीन। अब एडिशन म्यूटेशन होने की वजह से पहला कोडोन भी वैसा ही रहा, अमाइनो एसिड भी वैसा ही रहा, लेकिन पहले कोडोन के बाद एडिशन म्यूटेशन होने की वजह से हमारे पास ग्लूटामीन के बजाय अब हमारे पास जो अमाइनो एसिड आया है वो है आर्जिनिन। ये है हमारे पास इंसर्शन म्यूटेशन। और इंसर्शन म्यूटेशन के नतीजे में जो मेडिकल कंडीशन यूजुअली सामने आती है वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम इफ़ेक्ट होते हैं। सेकंड टाइप है हमारे पास डिलीशन। डिलीशन में ये होता है कि जो जीन का सीक्वेंस है उसमें न्यूक्लियोटाइड जो बेस होती है वो डिलीट हो जाती है, और इस वजह से भी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आती है, यानी कि इसकी वजह से भी जो कोडोन की ग्रुपिंग है वो इफ़ेक्ट होती है। जैसे हमारे पास नॉर्मल जीन का एक्सप्रेशन है, फिर हमारे पास इसका कोडोन है, और फिर हमारे पास इसके अमीनो एसिड्स हैं। अब अगर हम डिलीशन म्यूटेशन को देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे म्यूटेशन की वजह से टी डिलीट हो चुका है। टी डिलीट होने की वजह से हमारे पास जो इसका रीडिंग फ्रेम है वो भी चेंज हो जाएगा, यानी कि जो कोडोन हमारे पास सी टी सी आना था अब हमारे पास वो सी सी, और यहाँ से जो अगले कोडोन का पहला न्यूक्लियोटाइड है वो आके इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास जो कोडोन आएगा वो जी 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 आएगा, जिसके नतीजे में हमारे पास ग्लूटामीन अमाइनो एसिड आने के बजाय ग्लाइसिन अमाइनो एसिड आएगा। तो ये जो डिलीशन म्यूटेशन है इस तरह से फ्रेम को शिफ्ट कर देती है और म्यूटेशन कॉज करती है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है इन्वर्जन। इन्वर्जन म्यूटेशन की एक ऐसी टाइप है जिसमें जो सेक्शन ऑफ डीएनए होता है वो क्रोमोसोम से ब्रेक होता है और 180 डिग्री पे फ्लिप कर जाता है, और फ्लिप करने के बाद रीजॉइन होता है, यानी कि जो क्रोमोसोम में जो ब्रेक आएगा वो दो जगहों पे आएगा, और क्रोमोसोम में जो वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है वो रीजॉइन होगा, ऐड होगा, लेकिन इसकी वजह से जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएगा। जैसे हमारे पास जो अगर हम कोडोन जो जीन सीक्वेंस है उसमें हम ये सेकंड्स जो है वो सेट देखें तो उसमें हमारे पास अगर नॉर्मल जीन में देखें तो यहाँ पे टी सी है, जबकि इन्वर्जन म्यूटेशन की वजह से ये सी टी हो चुका है। उसके नतीजे में कोडोन जहाँ पे ए जी आना था अब वहाँ पे जी ए आ रहा है, और उसकी वजह से जो अमाइनो एसिड है जो कि ग्लूटामीन आना था अब उसकी जगह पे ग्लाइसिन आ रहा है। तो म्यूटेशन की वजह से हमारे पास अमाइनो एसिड की नेचर चेंज हो चुकी है। जब अमाइनो एसिड की नेचर चेंज होती है तो प्रोटीन की फोल्डिंग पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और जब प्रोटीन की फोल्डिंग पे इफ़ेक्ट पड़ता है तो फिर उसकी फंक्शनैलिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। इसमें क्रोमोसोम 9 के अंदर ये म्यूटेशन ज़्यादा देखी जाती है, जो कि एक मस्कुलर डायस्ट्रोफी जो कंडीशन है उसका कॉज होती है। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है वो ऐसी म्यूटेशन होती है जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड की जगह कोई भी दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ जाता है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास साइलेंट म्यूटेशन है, रिप्लेसमेंट म्यूटेशन है, ट्रांजिशन है, ट्रांसवर्शन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रिप्लेसमेंट म्यूटेशन है वो क्या होती है, वो सब्स्टिट्यूशन की कैसी टाइप है। तो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में जो रिप्लेसमेंट म्यूटेशन है उसके अंदर ये होता है कि अगर हम यहाँ पे नॉर्मल जीन का सीक्वेंस देखें और सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन देखें तो जो हमारे पास सेट 4 है जिससे कोडोन 4 बनना है, तो वहाँ पे जो ए सी जी है नॉर्मल जीन के अंदर, जबकि जो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है उसमें ये ए सी
टी आया है, यानी कि जी की जगह टी आ गया है। जब उसके नतीजे में यहाँ पे आपके पास कोडॉन बनेगा तो नॉर्मल जीन के अंदर ये बनेगा UGC, जबकि सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होने के नतीजे में यहाँ पे जो कोडॉन बनेगा वो UGA है, जो कि एक स्टॉप कोडॉन है। अब ये जो अगर हमारे पास नॉर्मल जीन है उसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोटीन बननी थी उसके कोडॉन अगर हमारे पास 5 थे, तो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होने की वजह से जो चौथा कोडॉन है वो तो हमारे पास स्टॉप कोडॉन है, यानी यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस रुक जाएगी। तो इसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोटीन बनेगी उसके अंदर जो अमाइनो एसिड होंगे वो 3 होंगे, जबकि जो नॉर्मल जीन के नतीजे में एक नॉर्मल प्रोडक्ट यानी नॉर्मल प्रोटीन बनती उसके अंदर जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस था वो 5 था। इसकी वजह से एक कंप्लीट नॉन फंक्शनल प्रोटीन हमारे पास एज अ रिजल्ट आएगा। ये एक डिज़ास्ट्रियस इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस अराइज होती हैं। दूसरी हमारे पास है साइलेंट म्यूटेशन, और साइलेंट म्यूटेशन का कोई भी एज सच डिज़ास्ट्रियस इफ़ेक्ट नहीं देखा जाता। कैसे नहीं देखा जाता वो हम इसको डिस्कस करते हैं कि साइलेंट म्यूटेशन बेसिकली होती क्या है। अब जो साइलेंट म्यूटेशन होती है उसका ये फिनोमिना है कि बहुत सारे कोडॉन्स समटाइम एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे जो ग्लूटामीन का कोडॉन है वो GAG भी है और GAA भी है, यानी इसमें म्यूटेशन तो हुई है लेकिन इसका प्रोटीन प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ, यानी इसमें DNA तो इफ़ेक्ट हुआ है और इसमें कोडॉन का सीक्वेंस भी चेंज हुआ है, लेकिन अल्टीमेट जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो वैसे का वैसा ही बना है, क्योंकि 2 कोडॉन मिलके एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। उसके बाद है हमारे पास ट्रांसिशन जो है वो ऐसी म्यूटेशन होती है जिसमें प्यूरीन टू प्यूरीन म्यूटेशन होती है, यानी जो एडेनिन है वो गवानीन में चेंज होगी और जो पायरिमिडीन है वो पायरिमिडीन में चेंज होगी, यानी जो थायमीन है वो साइटोसिन में चेंज होगी। इसमें प्यूरीन टू प्यूरीन, पायरिमिडीन टू पायरिमिडीन चेंज आता है। जबकि ट्रांसवर्जन में हमारे पास प्यूरीन टू पायरिमिडीन चेंज होती है और पायरिमिडीन टू प्यूरीन, यानी अगर हमारे पास एक जगह पे एडेनिन आना था तो उसकी जगह पे हमारे पास थायमीन आ सकता है, या हमारे पास साइटोसिन आना था तो उसकी जगह पे गवानीन आ सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास म्यूटेशन की टाइप है वो है नॉनसेंस म्यूटेशन। ये भी रिप्लेसमेंट म्यूटेशन से मिलती जुलती है, जिसमें कोई भी नॉर्मल अमाइनो एसिड स्टॉप कोडॉन में चेंज हो जाता है, यानी कि कोई भी नॉर्मल कोडॉन जो होता है वो उसकी जगह कोई भी स्टॉप कोडॉन आ जाएगा, जिसके नतीजे में उसका प्रोडक्ट जो है वो इफ़ेक्ट होगा। जैसे हमारे पास एक ब्लड से रिलेटेड एक कंडीशन आती है जिसे हम HB बीटा मिकी कहते हैं। इसमें जो नॉर्मल प्रोटीन होती है वो है बीटा ग्लोबुलिन। इसके अंदर 146 अमाइनो एसिड होते हैं। अब ये जो 146 इसके जो अमाइनो एसिड होते हैं उसमें जो 145 का जो कोडॉन होता है वो UAU होता है, यानी वो टायरोसिन को कोड कर रहा होता है। यहाँ पे जो म्यूटेशन आती है वो इस तरह से आती है कि U की जगह A आ जाता है, जिसकी वजह से स्टॉप कोडॉन इंट्रोड्यूस होता है। अब ये जो स्टॉप कोडॉन इंट्रोड्यूस हुआ है एट पोजीशन 45, यहाँ पे जो प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी, यानी अब आपके पास ऑब्टेन प्रोटीन है उसमें 144 अमाइनो एसिड्स हैं, जबकि एक्चुअल जो नॉर्मल प्रोटीन होती है उसमें 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसकी वजह से जो कंडीशन अपेयर होती है वो ये होती है कि जो RBCs हैं उनकी ओवर प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है और DNA की थिकनिंग होना शुरू हो जाती है, ब्लड जो है वो थिक हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आती है सेंस म्यूटेशन नॉन सेंस म्यूटेशन के एग्जैक्ट अपोजिट होती है, यानी जहाँ पे स्टॉप कोडॉन आना होता है वहाँ पे एक नॉर्मल कोडॉन आ जाता है, जिसकी वजह से एक नॉर्मल अमाइनो एसिड इंट्रोड्यूस होता है। जैसे हमारे पास जो कंडीशन आती है वो HB अल्फ़ा कांस्टेंट स्प्रिंग है, जिसमें नॉर्मल प्रोटीन अल्फ़ा ग्लोबुलिन प्रोटीन है। इसके अंदर 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं और इसका जो टर्मिनेशन कोडॉन है वो UAA होता है। अब UAA के बजाय यहाँ पे जो कोडॉन आता है वो CAA आता है, यानी कि यूरेसिल की जगह पे साइटोसिन आ जाता है, जिसकी वजह से स्टॉप कोडॉन ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है।
इस ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट होने की वजह से जिस प्रोटीन ने यहाँ पे स्टॉप हो जाना था, वहाँ पे नेक्स्ट स्टॉप कोडॉन आने तक तकरीबन 31 एडिशनल अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, जिसके नतीजे में थैलेसीमिया की स्वेयर कंडीशन सामने आती है। फिर है हमारे पास मिससेंस म्यूटेशन, जिसमें एक अमाइनो एसिड की जगह दूसरा अमाइनो एसिड आ जाता है, जैसे हमारे पास सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल हेमोग्लोबिन की एग्जांपल है। इसमें जो हमारे पास प्रोटीन है वो बीटा ग्लोबुलिन होती है, जिसमें हमारे पास कोडॉन 6 में कोडॉन जो 6 पोजीशन पे होता है, वहाँ पे GAG होता है, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है। इस ए की जगह पे वहाँ पे यू आ जाता है, यानी GUG, तो जो ग्लूटामिक एसिड है वो विलीन के अंदर चेंज हो जाता है। अब ये जो दोनों अमाइनो एसिड्स हैं, इनकी नेचर बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। इनकी जो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक नेचर होने की वजह से अब जो प्रोटीन की जो कन्फर्मेशन है या उसकी जो फोल्डिंग है वो चेंज हो जाएगी। जब वो चेंज हो जाएगी तो अल्टीमेटली हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज होगा। हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज होगा तो आरबीसी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, और आरबीसी के जो सेल्स हैं वो सिकल जो टाइप है, यानी दरांती की जो शेप है उसमें हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते। उसके बाद हमारे पास आती है सिनोनिमस म्यूटेशन। सिनोनिमस म्यूटेशन जो है वो हमारे पास साइलेंट म्यूटेशन की तरह ही होती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि बहुत सारे कोडॉन होते हैं जो एक ही अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो इससे डीएनए के सीक्वेंस पे तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो अल्टीमेट प्रोडक्ट होता है प्रोटीन, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता, और जो ऑर्गेनिज्म की फिनोटाइप है, यानी जो उसके जर्नल अपीयरेंट ट्रेड्स होते हैं, उनमें भी कोई इफेक्ट नहीं देखा जाता।